जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदया क्लासेस पे। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार चल रही होगी। ठीक है, और हम इसी कामना के साथ आपके बीच आए हैं और आज हम एक और नया सीरीज लेकर आए हैं आपका यूपी प्लस के लिए। हमारा जो लक्ष्य है वर्दी पाने का, उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे। ठीक है, मेहनत जी तोड़ करनी है। ठीक, मेहनत इतनी जी तोड़ करनी है और खामोशी से करनी है जिससे कि हमारी जो सफलता है वो शोर मचा दे। ठीक, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमने टारगेट लिया था जनवरी तक का 1K सब्सक्राइबर का, वो आप लोगों ने पूरा नहीं कराया है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों से फरवरी मंथ के पहले, यानी अपना जो 17 और 18 को पुलिस का एग्ज़ाम है उससे पहले ही आप लोग हमारा 1K सब्सक्राइबर कराने में सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। और इस सीरीज में बहुत दमदार प्रश्न डाले हैं अपन ने, ऐसे शानदार प्रश्न कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। ये वो प्रश्न हैं जो पेपर में छपते हैं, आपको ये 17-18 को देखने भी मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखें और कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। यूपी का जो है उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था। ए बनारस अखबार, बी सुधाकर, सी बुद्धि प्रकाश और डी सर्वहितकारक। तो दोस्तों, जो यूपी से पहला समाचार पत्र निकला था वो था बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार। और ये कब निकला था ये 1845 में। ठीक है, कब? 1845 में। और इसका जो प्रकाशन है वो राजा शिव प्रसाद, ठीक है, सितारे हिंद, ठीक, सितारे हिंद के द्वारा किया जाता था। चलिए दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नफीसुल हसन, सी आत्माराम गोविंद खरे और डी श्री मदन मोहन वर्मा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पहले भी रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले मतलब बोले तो 1937 से 1950 तक रहे हैं। ठीक, और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को भारत, तो उसके बाद भी ये रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? ये कह रहे हैं यूपी में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो गेहूं की फसल है हमारी, ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, और रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी, अक्टूबर नवंबर। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड, इसको CAD भी बोलते हैं, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र। ए कह रहे आगरा, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो केंद्र है दोस्तों वो हमारा स्थित है परियोजना केंद्र, राइट आंसर डी, लखनऊ में। ठीक, कहाँ पे है ये? लखनऊ में। चलिए अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यूपी में पूछ रहे हैं। ए सिंगरौली, बी चकिया, सी बेलन घाटी और डी A, B एवं सी। ठीक, तो ये जो मध्य पुरापाषाण कालीन उपकरण हैं ये तीनों जगह से मिले हैं, सिंगरौली में भी मिले हैं, चकिया में भी मिले, बेलन घाटी में, और ठीक, तो राइट आंसर हो गया अब हमारा क्या? डी A, B एवं सी। ठीक, और ये सिंगरौली कहाँ पड़ता है? ये सिंगरौली पड़ता है अपना मिर्ज़ापुर में। सिंगरौली कहाँ है? ये है मिर्ज़ापुर। चकिया पड़ता हमारा वाराणसी में, ये वाराणसी में। ठीक, चकिया हो गया वाराणसी में, और जो इलाहाबाद में है ये बेलन घाटी अपनी इलाहाबाद में। ठीक, बेलन घाटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? ठीक, एक कह रहे 10 मार्च 1930,
बी 20 मार्च 1931, सी 12 मार्च 1930 और डी 5 मार्च 1931। तो दोस्तों जो गांधी और इरविन समझौता है, जो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 में। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। ठीक है, राइट आंसर डी। और इस समझौते में जो पहले नमक कानून बना था अंग्रेज़ों का, उसमें गांधी जी ने एक मांग ये भी रखी थी कि जो समुद्र के किनारे वाले लोग हैं उनको नमक बनाने की छूट प्रदान की जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 7वां है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ए जर्मनी, बी इटली, सी चीन और डी जापान। तो राइट आंसर हमारा इसका है सी चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए कह रहा है कि विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी स्तंभ हॉल और डी 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में जो हमें सबसे बड़ा भवन मिला है वो क्या है? धान्यागार। ठीक है, धान्यागार। इसकी लंबाई है हमारी, लेंथ जो है वो 45.71 मीटर और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो है 15.23 मीटर। ठीक, और इसके बाद एक बड़ा स्नानागार भी मिला है। ठीक है, स्नानागार जिसकी लंबाई है 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर। 9वां है कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? ठीक है, या किसने स्थापित कराया था? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य और डी कुषाण। ठीक है, तो जो महरौली का लौह स्तंभ है ये गुप्त शासक, ठीक है, किसने? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, किसने कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये महरौली में कहाँ स्थित? दिल्ली में है। ठीक है, महरौली दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में, दक्षिणी दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ये शानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को सिकंदर ये शानी की उपाधि से किसने नवाजा था? ए कह रहे हैं कि बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी और सी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोधी। तो स्वयं को जो सिकंदर ये शानी या दूसरा सिकंदर जो कहलवाता था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और ये खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। चलिए 11वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। ठीक, तो जो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो कब लिखी थी? वो लिखी थी करीब सन 1574 ईस्वी में। ठीक है, 1574 ईस्वी में, आज से करीब 500 वर्ष पूर्व। और उस समय शासनकाल किसका रहा था? तो उस समय शासनकाल रहा हमारा, राइट आंसर है बी अकबर। ठीक है, अकबर का जो शासनकाल रहा है वो कब से? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो इसी के शासनकाल के दौरान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। चलिए नेक्स्ट। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? एक कथन है, ये कह रहा है, ये किसका कथन है? ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी स्वामी विवेकानंद। तो ये कथन है दोस्तों बी महात्मा गांधी, बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर स्पीड के साथ। 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, कौन थे? ये कह रहा है मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी लायनल काइटिस और डी चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए मॉन्टेग्यू। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू थे इन्होंने द्विशासन धारणा को परिचित कराया था। ठीक है, और इनके समय में वायसराय कौन थे? वो थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू के समय में चेम्सफोर्ड। तो इस 1919 के अधिनियम को एक नाम और भी दिया जाता है, उसको कहते हैं अपन लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना 14वां प्रश्न। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, भारत का जो पूर्वी तट है उसमें कौन सा प्राकृतिक बंदर, ए कोलकाता में, बी मद्रास में, सी तूतीकोरिन में और डी विशाखापट्टनम में। तो इनमें से जो पूर्वी बंदरगाह है भारत का पूर्वी तट का वो है हमारा डी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, आप लोग पढ़िए पूरा, देखिए वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। मैंटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मैंटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? ए कह रहा है गाउनी, बी कावेरी, सी हेमवती और डी पालार। तो जो मैंटूर बांध है दोस्तों वो बनाया गया है, राइट आंसर अपना यहाँ पे हो गया बी कावेरी नदी पे। कौन सा? बी कावेरी नदी पे। चलिए 16वां, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश, गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कह रहे किस प्रदेश में? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी बिहार। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है गन्ने का वो होता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दूसरा नंबर है तमिलनाडु, महाराष्ट्र का, और तीसरा है जो तीसरे नंबर पे आता है अपना तमिलनाडु। ठीक है, गन्ना उत्पादन में तीसरा स्थान किसका है? तमिलनाडु का। चलिए 17वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड बांटने वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा और डी उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक किसान क्रेडिट बांटने वाला राज्य है हमारा बी महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना 18वां प्रश्न कि भारत में किस स्थान पर घड़ियाल प्रजनन केंद्र योजना का आरंभ चल रहा है? तो घड़ियाल जो प्रजनन केंद्र है ये कह रहा है तिकरपाड़ा, बी भीतरकनिया, सी नंदनकानन और डी काना किसली। तो जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र है दोस्तों वो चल रहा है हमारा कहाँ पे? तिकरपाड़ा। राइट आंसर हो गया ए तिकरपाड़ा। और ये तिकरपाड़ा है कहाँ पर? ये है उड़ीसा में। ठीक, तिकरपाड़ा है ये उड़ीसा में। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी में ये UNDP द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक, उसके अधीन ये कार्य कहाँ चल रहा है? घड़ियाल प्रजनन है ये चल रहा है हमारा तिकरपाड़ा उड़ीसा में। चलिए 19वां प्रश्न है कि एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक ये कह रहा है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो एक पारसेक होता है वो हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए 20वां प्रश्न है कि ब्लू मून में एक कैलेंडर माह में होता है। ठीक, ये कह रहे ब्लू मून में एक कैलेंडर माह में होता है कितनी पूर्णिमा? 1, बी कह रहे 2, सी 1 अमावस्या और डी कह रहे 2 अमावस्या। तो जो ब्लू मून माह होता है, ठीक है, जो ब्लू मून माह उसमें 2 पूर्णिमा होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 2 पूर्णिमाएँ होती हैं एक कैलेंडर माह में। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएँ हों अपनी तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? ब्लू मून। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था भारतीय संविधान लागू? राइट आंसर अपना डी 26 जनवरी 1950। ए राइट आंसर क्या हो गया? ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 22वां कहना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? अभिन्न अंग या भाग है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों आर्टिकल 79 के अनुसार जो भारत 79 में लिखा है, क्या लिखा है कि संघ की जो अपनी एक संसद होगी। ठीक, संघ की क्या होगी? एक संसद होगी और उसके अंग कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, ठीक है, संसद का अंग, लोकसभा और तीसरा होगा राज्यसभा। ठीक, इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? संसद। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट 23वां है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? ए कैबिनेट मंत्री हैं, बी राज्य मंत्री हैं, सी कैबिनेट सचिव नहीं होंगे तो और डी बिना विभाग के मंत्री। तो राइट आंसर अपना हो गया क्या? यहाँ पे मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है हमारे कैबिनेट सचिव। राइट आंसर क्या हो गया? सी कैबिनेट
सचिव। 24वां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी विधि मंत्री और डी राष्ट्रपति। तो जो भारत का महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति है अपनी किसमें, आर्टिकल 76 में, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 76 एक में इसके बारे में बात की गई है। तो इसकी नियुक्ति करता है दोस्तों कौन, डी। राइट आंसर क्या हो गया, डी, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा। 25वां है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 37, सी आर्टिकल 40 और डी आर्टिकल 51। दोस्तों जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र किया गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये जो योजना है ये की गई थी दोस्तों अप्रैल 2005 में, ये की गई थी 4 अप्रैल 2005, ठीक। और इस योजना का लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में 100% अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक है, विद्युत पहुंचाना है 100% विलेजेस में। रेपो दर का संबंध है, रेपो दर का संबंध है किससे है? ये कह रहे सरकारी प्रतिभूतियों से, बी सरकारी बॉन्डों से, सी सरकारी ऋण से और डी एवं बी दोनों से। तो इसका जो संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों और सरकारी बॉन्डों से, तो राइट आंसर हो जाता अपना यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, डी। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए और बी दोनों। 28वां है कि नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त प्रश्न। ए का वस्त्र उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी कागज उद्योग और डी चीनी उद्योग। दोस्तों जो नेपानगर है वो है हमारा किसके लिए, ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है नेपानगर, ये एमपी में है। और यहाँ पर सर्वाधिक कागज का क्या होता है, सर्वाधिक कागज का यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। और यूपी में जो लगा था हमारा पहला कागज कारखाना, वो कहाँ लगा था, यूपी में पहला सफल कागज कारखाना लगा था, वो लगा था लखनऊ में, ठीक है। कहाँ लगा था, ये लखनऊ में, अपना ध्यान रखना इस बात को। 29वां है कि भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था, ठीक है। ये जूडो कराटे वाले हैं, ये कह रहे हैं ये किसने किया था, ये बाईयांग, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी ब्रूस ली। तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत में जूडो का जो आरंभ किया था वो था, राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ए बाईयांग, ठीक है। किसने किया, ए बाईयांग। इन्होंने दिल्ली में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला था जहाँ पे ये जूडो सिखाते थे। 30वां है कि कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है? तो संतरे के लिए विख्यात नगर है, ये कह रहे हैं कि रत्नागिरी, बी दार्जिलिंग, सी नागपुर और डी लखनऊ। तो संतरे के लिए विख्यात है हमारा सी नागपुर, सी नागपुर, ठीक है, सी नागपुर महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो गया, सी। दार्जिलिंग ये काय के लिए विख्यात है, ये चाय के लिए। और लखनऊ किसके लिए, ये चिकन करी, चिकन करी, ये वहाँ चिकन करी वो खाने वाली चिकन करी नहीं है, वहाँ पे ये वस्त्रों को बनाने की ये एक कला है, वो है चिकन करी, काफ़ी फेमस है। 31वां है कि टाइटैनिक में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किया था। ये टाइटैनिक हॉलीवुड की एक मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड की एक मूवी है। ये कह रहा है इसमें जो अभिनय था अभिनेत्री का वो किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था हमारा, इसका राइट आंसर है केट विंसलेट। राइट आंसर डी, केट विंसलेट ने अभिनेत्री का रोल किया था। 32वां, पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक, पंजाब में कहाँ है? ए मुक्तसर, बी लुधियाना, सी पटियाला और डी चंडीगढ़। तो पंजाब में जो ललित कला अकादमी स्थित है वो है हमारी, राइट आंसर हो गया डी, चंडीगढ़ में। और यूपी में ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यूपी की यदि पूछी जाए तो यूपी में है दोस्तों ललित कला अकादमी लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। 33, किस शैली में मुस्लिम कलाकारों द्वारा हिंदू धर्म के
पौराणिक चित्रों का निर्माण किया गया है? ए कह रहे किशनगढ़ शैली, बी पटना कलम शैली, सी बीकानेर शैली और डी बूंदी शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी, कौन सी, बीकानेरी शैली। ठीक है, बीकानेर शैली है जो इसमें हिंदू धर्म के धार्मिक, ठीक है, हिंदू धर्म के जो पौराणिक चित्र हैं उनको किसके द्वारा, मुस्लिम कलाकारों के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। 34वां, डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो डेल्टोनिज्म एक प्रकार की ये वर्णांधता है, ठीक। तो इसमें है जो रोगी वो हमारा कौन सा, इसमें लाल, हरा और नीला रंग नहीं देख पाता है। कौन सा, लाल, हरा और नीला रंग, इसमें वो क्या नहीं कर पाता, इसमें वो अंतर या डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, यानी उपर्युक्त सभी। डी वाला हमारा सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिज, ठीक है, फ्रिज रहता है, उसमें शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, जो ठंडक होती है उसमें, वो किसके द्वारा होती है? इस संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ए ही हो जाता है, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसारण से। ठीक है, और अच्छा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फ्रेऑन गैस का। किसका? फ्रेऑन गैस। 36वां है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ठीक है, दो कोई माध्यम है, ठीक, ये कह रहे इनके बीच जो ऊष्मा का प्रवाह होगा वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो ये करता है उनके तापमान पर। ठीक है, अपने अपने तापमान पर। ठीक, ऊष्मा जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करती है? ये प्रवाह करती है। और कब तक करती है? जब तक कि दोनों बराबर टेम्परेचर पर ना आ जाएं। चलिए 36वें के बाद 37वां प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं दोस्तों वो विकिरण, ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा? विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। 38वां प्रश्न, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह की, ये कह रहा है 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी 30,000 किलोमीटर। तो राइट आंसर है इसका 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर की होती है। और इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो भी पृथ्वी के परिक्रमण की जो दिशा है उसी दिशा में ये भी परिक्रमण करता है। और जितना 24 घंटे पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगता है तो उतनी ही अवधि इसको भी, 24 घंटे की अवधि इसको भी लगती है। चलिए नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? ठीक है, इनमें से कह रहे किस में से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? जल का विद्युत अपघटन, ठीक है, इससे होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, H2O को अलग करेंगे तो। फिर कह रहा है कि लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजारना, ठीक है, इससे भी होती है। ये कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रतिक्रिया कराना, HCl से जस्ते की कराते हैं तो भी इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब इसके आंसर आएंगे अपने, राइट आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी में। 40वां है कि पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है। अच्छा, ये किस तत्व से मिलकर बनता है पीतल? कौन कौन से एलिमेंट से बनता है? तो ये बनता है तांबा से। ठीक है, तांबा इसमें करीब होता है 70% और दूसरा होता है जस्ता। तांबा और जस्ता ये होता है 30%। ठीक, तो ये कह रहे हैं जैसे पीतल एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है? तो वायु है हमारा क्या? मिश्रण है। ये विभिन्न गैसों का क्या है? विभिन्न गैसों का एक मिश्रण या मिक्सचर है।
ठीक है, मिक्सचर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की ओर। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। अच्छा, वायु में सामान्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो हमें पता है कि 78% होती है हमारी नाइट्रोजन और 21% होती है ऑक्सीजन, बाकी अन्य। तो सामान्यता में हो गई हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर हो गया हमारा ए। क्या हो गया राइट आंसर? ए। चलिए बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। ये कह रहे हैं कि 8 ग्राम गंधक को SO2 बनाने के लिए जलाया जाता है जो क्लोरीन जल द्वारा ऑक्सीकृत है। इस घोल को तब BaCl2 से उपचारित किया जाता है, अवक्षेपित BaSO4 की मात्रा होगी। इसमें अपन को BaSO4 की मात्रा बतानी है, ठीक है। तो हमारा सल्फर का जो परमाणु भार होता है दोस्तों, वो होता है 32, ठीक है। जो सल्फर का परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो होता है 32। अच्छा, अब 8 ग्राम गंधक है, ठीक है। तो मतलब 8 ग्राम सल्फर का अर्थ है 8 ग्राम सल्फर का अर्थ है कि इसका 1/4 भाग, ठीक। 1/4 इसको अपन 0.25 भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पे डी 0.25 अणु। 43वां है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये काफ़ी पूछा जाता है, इसको अपन ट्रिपल स्टार मार्क कर सकते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी एल्यूमिनियम सल्फेट, सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हो गया? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी, ठीक। और जो कास्टिक सोडा है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इसका साबुन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, साबुन निर्माण में, रेशम उद्योग में इसका होता है, ठीक है। साबुन निर्माण में, रेशम उद्योग में, और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। किस में? पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। चलिए लेते हैं 44वां प्रश्न। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। ए कह रहा है कि प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन और डी सीरम। तो राइट आंसर है हमारा ए प्लेटलेट्स। क्या है? राइट आंसर ए प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये मानव शरीर में करीब 2 लाख से लेकर 5 लाख तक पाई जाती हैं, ठीक है, मानव शरीर में। और इनको एक नाम से और भी जाना जाता है, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ठीक है, विषाणु जनित है। ए टाइफाइड, बी टीबी, सी हैजा और डी हेपेटाइटिस। तो इसमें हमारी जो विषाणु जनित है वो है हेपेटाइटिस, ठीक। हेपेटाइटिस ये बैक्टीरियल वाली, अपनी बैक्टीरिया वाली एक बीमारी है। चलिए 46वां है कि ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंधित है? अच्छा, ORT को इंग्लिश में कहते हैं अपन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्या बोलते? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। तो इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ए कह रहा है अरक्तता में, बी बेरीबेरी, सी कैंसर और डी अतिसार। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे डी अतिसार। किसमें? अतिसार में। 47वां प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सतही तंत्र का तंत्र, सी मोटर तंत्र का और डी केंद्रीय तंत्रिका। तो जो स्पाइनल क्रिया का केंद्र होता है वो है हमारा ए स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं 48वां प्रश्न। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए ये कह रहा है कौन सा खनिज आवश्यक है? ए क्लोरीन,
बी आयोडीन, सी लौह और डी सोडियम। तो इसके निर्माण के लिए राइट आंसर है हमारा सी लौह है। ठीक है, आयरन इसके लिए आवश्यक खनिज है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 49वां प्रश्न, देखते हैं क्या है कि निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ए पीसी कचरा, बी भौतिक कचरा, सी कंप्यूटर कचरा और डी ई कचरा। अच्छा, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत उपकरण जो हमारा ख़राब हो गया हो, टूट फूट गया हो, ठीक है, और हमने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया हो, ठीक है, ऐसे सारे जो, और हम इन सबको फेंक देते हैं, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। चलिए बढ़ते हैं 50वां प्रश्न, और ये जीएस का, जीएस का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? ये कह रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग, बी नेटवर्किंग, सी मल्टीटास्किंग और डी मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, ये है हमारा राइट आंसर है इसका डी मेमोरी मैनेजमेंट। क्या हुआ इसका राइट? डी मेमोरी मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं, अब आता है हमारा यहाँ से हिंदी का पोर्शन। चलिए हिंदी का प्रश्न है कि मार्ग, मार्ग का पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, मार्ग का पर्यायवाची बताना है। ए कह रहे हैं माघ, बी माह, सी मास और डी राह। दोस्तों जो मार्ग है उसका पर्यायवाची यहाँ पे हमारा हो गया राह। ठीक, राह। और क्या हो सकता है? एक रास्ता भी होता मार्ग का, पथ भी होता है, ये सब क्या है? ये मार्ग के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना 52वां प्रश्न। ये कह रहा है वाक्य को सही क्रम में लिखना है। राम भक्त होने के नाते तुरंत राजी हुए सीता से मिलने के लिए अंजनी पुत्र हनुमान। ये कह रहा है इसका हमारा क्रम सेट करना है, अपन को एक सही क्रम में लिखना है। तो पहले तो आएगा अपना राम भक्त होने के नाते। क्या हो गया? राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान पहले पे, जो दूसरे पे। राम भक्त होने के नाते अंजनी पुत्र हनुमान सीता से मिलने के लिए तुरंत राजी हुए। तो पहले 1 4 3 2, 1 4 3 2 ये आ रहा अपना बी में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से होता अपना बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। 53वां क्वेश्चन है कि भूतकाल में बदलिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, रही हैं, ये अभी वर्तमान में है। तो भूत में बदलने के लिए था, थी, थे, ये सब करना पड़ता है। तो था, थी, थे ये दिख रहा डी वाले में। बच्चे चिल्ला रहे थे, राइट आंसर क्या हो गया? डी, बच्चे चिल्ला रहे थे। 54 क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। अच्छा, ये सेंटेंस दिया है मैं उसे भली भांति जानती हूँ। इसमें इनको भली भांति में कौन सा क्रिया विशेषण ये बताना है। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये बात सही है कि रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, ये चारों क्रिया विशेषण के भेद दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो भली भांति है वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? राइट आंसर होता है हमारा ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए 55वां प्रश्न, वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य ये है वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। ये कह रहा है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा वह दंड के योग्य है। राइट आंसर क्या हो गया? ए, वह दंड के योग है। चलिए 56वां प्रश्न, क्रिया के भेद लिखिए। अब हमें यहाँ पे क्रिया का भेद बताना है। वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, इसमें कौन सा क्रिया है? ए कह रहे हैं कि सकर्मक, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक और डी द्विकर्मक। ठीक, तो खाना खा रही है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्या खा रही है? तो ये निकल के आता खाना खा रही है। ठीक, मतलब कि क्रिया का प्रभाव है जो वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाती है सकर्मक क्रिया। और यदि कर्म का प्रभाव जो है वो कर्ता पे ही पड़ता है, ठीक है, कर्ता पे पड़ता है, तो ऐसे में वहाँ होती है अपनी क्या? अकर्मक
क्रिया, ठीक है। जैसे हमने कहा राधा रोती है, ठीक, तो कौन रोती है, सीधे राधा ही पे पड़ रहा कि राधा रोती है, ठीक है, राधा रोती है। चलिए 57 है कि उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान को भरना है हमें। पैसे को जेब ... रखो, के अंदर, के बाहर, के नीचे और के पीछे। तो पैसे हैं वो जेब के कहाँ जाएंगे भाई, अंदर जाएंगे ना, तो राइट आंसर हो गया जेब के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न है कि संज्ञा के भेद लिखिए। सेंटेंस दिया है कि भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। ये कह रहा है वीरता में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक और डी समुदायवाचक। तो वीरता जो है वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। राइट आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया बी भाववाचक संज्ञा। 59वां है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपने लिए अलग खाना पकाना, नहीं केवल खिचड़ी खाना, साथ मिलकर ना रहना और डी दुश्मनी मोल लेना। तो सी हो गया साथ मिलकर ना रहना, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का। 60वां है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि चिड़ियों के बारे में जानना, बी चिड़ियों का अध्ययन करना, सी चिड़िया पालना और डी रहस्य की बात जान लेना। तो ठीक, उड़ती चिड़िया पहचान मतलब डी रहस्य की बात जान लेना। राइट आंसर हो गया हमारा डी रहस्य की बात जान लेना। चलिए बढ़ते हैं 61वें प्रश्न की ओर। विशेषण के भेद लिखिए। विशेषण के भेद लिखिए। सेंटेंस दिया है मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में ये कह रहा है चार में कौन सा विशेषण होगा। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी प्रमाणवाचक और डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बी संख्यावाचक। 4 क्या है, 4 जो है वो क्या है, एक संख्यावाची शब्द है। 62वां प्रश्न, इसको फिर क्रम से सेट करना है। सीता जी की इच्छा अनुसार रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुंचे सोने की हिरण को पकड़ने, उसके पीछे भागते भागते। अब इसको अपन को सही क्रम में सेट करना है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला हो गया सीता जी की इच्छा अनुसार, ठीक है, पहले ही हो गया, पहले पे सोने की हिरण को पकड़ने। दूसरा ये हो गया सोने के हिरण को पकड़ने, उसके पीछे भागते भागते। तीसरा ये हो गया और चौथे पे आएगा दूसरा रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुँचे। तो ये आ रहा अपना ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होता है यहाँ पे डी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। लेते हैं हम अपना 63वां प्रश्न। ये कह रहे अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए, ठीक है, ये इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। सेंटेंस दिया है अध्यापिका ने बच्चों से पूछा आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए हमारा, अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। चलिए लेते हैं 64वां प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। उत्थान का विलोम क्या होगा। ए कह रहा है कि उत्पन्न, बी उत्पत्ति, सी पतन और डी पथन। तो उत्थान का जो विलोम होता है राइट आंसर हो गया सी पतन। क्या हो गया राइट आंसर सी पतन। 65वां है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी गहराई का पता ना चले। ए है उथला, बी गहरा, सी अथाह और डी अताह। तो जिसकी गहराई का पता ना चले के लिए एक शब्द होता है हमारा अथाह। तो राइट आंसर क्या हो गया सी अथाह। 66वां पर्यायवाची शब्द लिखना है। ये कह रहा है विश्वास का पर्यायवाची क्या होगा। ए विश्वसनीय, बी भरोसा, सी विश्वास पात्र और डी विश्वास योग। तो जो विश्वास का पर्यायवाची होता है वो है हमारा बी भरोसा। क्या हो गया 66 का राइट आंसर होता है बी भरोसा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं हम अपना 67वां प्रश्न। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी शाश्वत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि स्वस्थ, बी स्थायी, सी स्थानीय और डी क्षणिक। तो स्थायी, तो इसका जो
शाश्वत का जो विलोम होता है, शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, ठीक है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला, ठीक है। तो क्षणिक इसका क्या हो गया? क्षणिक इसका विलोम शब्द हो जाएगा। शाश्वत का विलोम क्षणिक। राइट आंसर बनता है अपना यहाँ पे दोस्तों डी। बढ़ते हैं अपने 68वें प्रश्न की ओर। सही शब्द से रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया है, मोहन की बुद्धि कैसी होगी? बुद्धि ए ऑप्शन कह रहा है कि तेज, बी विशाल, सी घना और डी बड़ा। तो बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि हमेशा तेज होती है। राइट आंसर हो गया अपना यहाँ पे ए, बुद्धि तेज। 69वां, वाक शुद्ध कीजिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इसको अपन को सही शब्द बताना है। तो इसका होगा, ए कह रहे हैं कि जीवन और साहित्य का संबंध है, बी जीवन और साहित्य का घनघोर संबंध है, सी जीवन और साहित्य संबंधित हैं और डी है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है डी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का। वर्तनी शुद्ध कीजिए। एक प्रदर्शनी कैसा लिखा जाता है? सही दोस्तों, प्रदर्शनी जो है वो लिखा जाता है इस तरीके से। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे हमारा डी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही बने थे, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे आप तो हमें काम करने में और अच्छा आनंद आएगा। आपके लिए और बेहतरीन प्रश्नों की इसी तरीके से श्रृंखला लाते रहेंगे। और आप सबसे आशा है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई अपनी निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।